प्रवासी मजदूरों की हालत जस की तस। हम लोग ऐसे ही पैदल आ रहे हैं, जहाँ हमको मिला पुलिस वाला वहीं लाठी मार के भगा रहा, बोला के कहाँ तुम जा रहे हो। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, गाँव नहीं जाएंगे तो गाँव जाने के लिए देता नहीं है, पुलिस मार मार के भगाता। क्या कोरोना वायरस HIV जैसा बन जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आए इस बयान ने कई चिंताओं और सवालों को जन्म दिया है। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार। BBC समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर चीन की भूमिका की जांच चाहते हैं। इस सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन जिनेवा में हो रहा है। सम्मेलन के पहले दिन दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के स्रोत को जानने के लिए एक स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन की मांग की है। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो के मेयर ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों में इमरजेंसी की नौबत आ गई है और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की कगार पर पहुंच गई है। साओ पाउलो के मेयर ब्रूनो कोवास ने कहा है कि देश के सभी सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता के हिसाब से 90% तक भर चुके हैं और महामारी के कारण आने वाले सप्ताह में मरीजों के लिए जगह की कमी हो सकती है। ब्राजील का साओ पाउलो शहर कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ अब तक 3000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित यूरोप के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन के नियमों में शिथिलता देने का सिलसिला जारी है। इटली यूरोप का वो देश है जहाँ लॉकडाउन सबसे लंबा रहा, लेकिन इटली में भी अब बाज़ार और दुकानें दोबारा खुलने लगी हैं। बेल्जियम में भी स्कूल और म्यूज़ियम दोबारा खोल दिए गए हैं। जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जापान की अर्थव्यवस्था जिस तरह से पटरी से उतरी है, उससे संकेत मिल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे विश्व युद्ध के समय से भी बदतर हालात का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अप्रैल में काम धंधे बंद होने और लोगों की जिंदगी घरों में सिमटने के बाद जापान की सरकार ने $10 खरब के सहायता पैकेज की घोषणा की थी। अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए जापान की सरकार इस महीने कुछ और उपायों की घोषणा भी कर सकती है। इराक से खबरें मिल रही हैं कि इस्लामिक स्टेट समूह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और किसानों को धमकाने के लिए खेतों में खड़ी फसल में आग लगा रहा है। इराक के किरकुक शहर और दियाला प्रांत में बीती रात गेहूं के कई खेत आग से तबाह हो गए। इराक में इस्लामिक स्टेट हाल के हफ्तों में हरकत में आया है, जहां हिंसा और तबाही की तस्वीरें एक बार फिर नजर आने लगी हैं। जवाब में इराकी सुरक्षा बलों ने भी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी बाजार और दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खुल जाएंगे। हालांकि कोई धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कोरोना दिन भर संदीप सोनी के साथ। फेसबुक के साथ BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी इस समय लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे से। भारत में लॉकडाउन का आज 55वां दिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 96,000 से ज्यादा हो गई है। बहुत मुमकिन है कि सरकार जब अगली बार ताज़ा आंकड़े जारी करे, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे भारत में 1 लाख से भी ज्यादा हो जाए। इस बीच प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही न जाने कितने मजदूर आज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उस जगह पहुंचे जहां बसों के जरिए उन्हें उनके घर तक छोड़ने की बात कही गई थी। घटनास्थल से आगे की कहानी
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की जुबानी। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद में। 24 मार्च के बाद से कंट्री में जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं, बहुत सी चीज़ें बदली हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है कामगारों की, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम और उनका पलायन। गाजियाबाद में ये बहुत सारे लोग हमें अभी रास्ते में मिले और जब हमने इनसे पूछा कि ये लोग यहाँ क्या है तो उन्होंने बताया कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये दिल्ली की बुराड़ी के पास से आए हैं। पहले आप लोग साइड में आ जाइए, साइड में प्लीज़, साइड में आइए, रोड पे ट्रैफिक है, किनारे आ जाइए प्लीज़। हाँ, अब ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली जो उस्मानपुर रास्ते पर उस्मानपुर से। कब चले थे वहाँ से, कैसे? 3 बजे भोर में चले थे। यहाँ कैसे पहुँचे, कैसे हैं? पैदल चल के हम लोग पहुँचे यहाँ पे। कोई गाड़ी कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग का। वहाँ से हम लोग ऐसे ही पैदल आ रहे हैं। जहाँ हमको मिला पुलिस वाला वहीं लाठी मार के भगा रहा, बोला कि कहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ पे जाने की कोई ये नहीं है। क्या आपको दिल्ली में भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ जैसे? पूरा रास्ता दिल्ली में पूरा रास्ता गाड़ी है ही नहीं, पूरा रास्ता पुलिस वाला हम लोग को परेशान कर, कोई इधर भगता कोई उधर भगता, ऐसे करता पूरा। वहीं से जहाँ से हम चले हैं, बच गए मार खाने से, जहाँ से हम चले वहाँ से यही समस्या हो रहा हम लोग। 2 महीने, पिछले 2 महीने से कहाँ थे आप लोग? आप बताइए, आप आगे आइए, इधर आइए। उस्मानपुर में था, दूसरा पुस्ता में रहता है। उस्मानपुर से दूसरा पुस्ता से। शास्त्री पार्क में। हाँ जी। और क्या रहे थे, काम कैसे चल रहा था, खाना पीना कैसे चल रहा था? खाना पीना का बहुत दिक्कत हो रहा था। काम कर रहा, काम नहीं चल रहा। अभी 2 महीने से क्या करेंगे, क्या खाएंगे? गाँव नहीं जाएंगे तो गाँव जाने के लिए देता नहीं है, पुलिस मार मार के भगाता, खर्चे ये घर में यहाँ है नहीं कुछ, क्या खा कर रहेंगे? सब बच्चे भूखे प्यासे कितना लेग रहेंगे यहाँ पर। कितनी बार आप लोगों ने वहाँ से निकलने की कोशिश की थी? मैंने 2-3 मरतब कोशिश की, वहाँ से हुआ नहीं उस टाइम ना, तो वहाँ निकलने नहीं दिया। इस बार जो हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे जो ना अब जो थोड़ा लूज हुआ है, हम लोग निकलना दे किलो नहीं तो उसके बाद जो ना 40 रोज के लिए पैक हो जाएगा। अभी आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बस स्टैंड जा रहे हैं। बस स्टैंड जा रहे हैं। और रहने वाले कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया जिला। अररिया जिला के। हाँ जी। क्या आपको पता है कि अररिया यहाँ से कैसे पहुँचेंगे? इसी सुने थे कि यहाँ पे गाड़ी मिलती है, यहाँ पे क्या कहते हैं ये मैदान जो ये क्या गांधी मैदान क्या जगह नाम ऐसे बताया हमको कि वहाँ से गाड़ी मिलती है। और जब वहाँ से दूसरे फिर आए कुछ दूर तक तो हम लोग जो है जब यूपी हम लोग घुसे वहाँ से तो 4 पुलिस वाले ने हम लोगों को जो है वापसी फिर घुमा दिया रास्ते से। ये सारे बच्चे आप? हाँ, सारे बच्चे सर धूप ये में जो बच्चे है। कैसे आए? इनसे कर सकते हैं क्या हम? इनसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बेटा बताइए, आपका नाम क्या है? असराना। साना, आप सुबह से कब से पैदल चल रही हैं? 3 बजे से। उनको पता है कि क्यों दिक्कत हो रही है इतनी? क्या बच्चों को पता है क्या? पता है सर, पता क्यों नहीं है उसको, सब वो हमारे साथ चलता है, उसको पता नहीं है, सारे पता है। और यहाँ पर अभी आप आए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पे सर हम रोक दिया सामने, हम लोग सबको रोक दिया, पुलिस डंडा मार भाग जाओ। कहाँ पर रोका? ये सामने आइए चलेंगे क्या, उनसे बात करें? हाँ आइए। तो ये गाजियाबाद के पास का बॉर्डर है, बॉर्डर के आगे का इलाका है। ये कुछ लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम गांधीनगर से आए भाई जी। गांधीनगर से? गांधीनगर। कहाँ जाना है? और जाना है मुजफ्फरपुर। किन हालातों में 2 महीने पिछले कैसे, क्या मुश्किल थे? जो कमाए वो हम खाए, अब हम लोग के कोई खाने पीने के नहीं लिए। 3 बच्चा लेके, हम 4 बच्चा लेके क्या चीज़ खिलाएंगे हम आप? तो अब हम निकल गए घर से, उसमें किराया दो, उसमें खुराकी जोड़ो, कहाँ से लाएंगे हम लोग? अब बताइए। अब निकल गए, हम लोग अपना बिहार चले जाएंगे, गाड़ी मिलेगा गाड़ी जाएंगे, नहीं तो पैदल निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? लेकिन आपको पता है कि बिहार पास नहीं है। सरकार की तरफ से क्या आपको लगता है जो घोषणाएं हो रही हैं, बसों की सुविधाओं की बात कर रही है, लोग ट्रेनों को चलाने की सरकारें बात कर रही कर रहे हैं, हैं क्या पहुंचा है आप तक? ये खबरें पहुंच रही हैं? सब खबर पहुंच रहा है, सब कह रहा था जब मतलब चालू है तब हम लोग घर से निकले हैं। जब नहीं मालूम है तो नहीं चालू है तो हम लोग नहीं निकल पाते। अब बच्चे ले लेके बताइए, हम उतना दूर से आए गए। आप बताइए, ये मुसीबत में आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कब साथ दीजिएगा? ये आप लोग भी उस चुंगी पर गए थे, वहाँ पर आपसे क्या कहा? गए हैं तो अभी बोले थे जो बस आ रहा है आप लोग वहीं बैठिए, खाना पानी सब भेज देते हैं। जी, तो मिला आपको खाना पानी सब मिला? अभी कुछ नहीं मिला। बोले थे भैया जब भेज देंगे। इनका कहना है कि इनको खाना पानी की बात का प्रॉमिस किया गया लेकिन अभी नहीं पहुंचा है।
ये थे गाजियाबाद से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। वैसे ये बात दिल्ली से लगने वाली उत्तर प्रदेश की सीमा की ही नहीं बल्कि उन तमाम राज्यों की लगने वाली सीमाओं की है जहां से मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जाना चाहते हैं वो अपने अपने घरों को, लेकिन उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में आगे इक्कड़ दुक्कड़ जैसे खेलों की रेखाओं से बच्चे खैराती गोलों में भागे। खाने को जब कुछ मिला नहीं, तसल्ली खाकर सोए बच्चे बीच नींद में जागे। थोड़ा सा इंतजार। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के उपायों के तहत भारत में लॉकडाउन का समय 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में कुछ राहत दी गई है। आइए आपको बताते हैं लॉकडाउन के इस चौथे चरण में क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। ज्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता भरत शर्मा। लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो गया। दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को पिछले दिनों की तुलना में सड़कों पर ज्यादा वाहन दिखे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय ने कुछ नियम अपनी तरफ से तय किए हैं, जबकि बाकी नियम तय करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है। वो खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि उन्हें अपने यहाँ किस किस चीज की इजाजत देनी है और किसकी नहीं। इस वजह से ये लॉकडाउन पुराने सभी लॉकडाउन से अलग है। ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही अपने अपने यहाँ के नियम बताने वाले हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पढ़कर समझ में आता है कि राहत दरअसल कहां कहां मिल सकती है। निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन छोड़कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बसें और दूसरे वाहन चलाने की इजाजत दी जा सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष इसके लिए राजी हों। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला भी राज्यों पर छोड़ा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोक टोक के आने जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है। सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और खाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति देनी होगी। निर्देशों में ये भी कहा गया है कि जिन चीजों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है वहाँ उनकी इजाजत होगी, जैसे कि गली मोहल्लों की दुकानें भी खुल सकती हैं। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ के हालात का जायजा लेते हुए अलग अलग जोन में कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजों के लिए आवाजाही की इजाजत होगी और बाकी गतिविधियों पर रोक रहेगी। सीधे शब्दों में अगर पूछा जाए कि आज से किन चीजों की इजाजत होगी और किसकी नहीं, तो कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। हवाई यात्रा और मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन विशेष रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। 2 राज्यों के बीच में सड़क के जरिए आवाजाही हो सकती है। इसके अलावा शराब, सिगरेट और पान की दुकानें खुल सकती हैं। नाई की दुकानें, स्पा खोलने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इन दोनों की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा मेडिकल क्लिनिक, अस्पतालों में ओपीडी खुल सकते हैं। ऑटो टैक्सी भी खुलने की इजाजत दी गई है। तीनों जोन में ऑटो और टैक्सी दोनों में एक ड्राइवर के अलावा एक ही सवारी बैठ सकती है। अब बात 4 पहिया वाहन की। कारों में सफर करते वक्त लोगों को एक ड्राइवर और 2 सवारी बैठने की इजाजत दी गई है। दोपहिया की बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन रेड जोन में सिर्फ एक ही व्यक्ति दोपहिया पर सवार हो सकता है। इसके अलावा स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी। इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बसें भी शुरू हो जाएंगी। शहरी उद्योग शुरू हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में दुकानें खुल सकती हैं। ई कॉमर्स के जरिए एसेंशियल गुड्स का कारोबार हो सकता है। ई कॉमर्स के जरिए ही नॉन एसेंशियल गुड्स की इजाजत भी दी गई है। घरेलू सेवाओं में लगे लोग अब आपके घरों में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। कृषि गतिविधियों की इजाजत पहले से है। बैंक और वित्तीय सेवाओं की इजाजत पहले से है। कुरियर और पोस्टल सेवाएं जारी हैं और सामान ले जाने वाले ट्रक भी अब आवाजाही कर रहे हैं। जिन चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी है उनमें आप शैक्षणिक संस्थानों, होटल, सिनेमा, मॉल, रेस्तरां, जिम, धार्मिक संस्थाओं को गिन सकते हैं। जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता भरत शर्मा। अभी कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस HIV की तरह शायद कभी खत्म ही ना हो। अगर वाकई कोरोना वायरस HIV जैसा बन गया तो क्या होगा, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दवा या वैक्सीन को लेकर कई जगह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।
बीबीसी के साथ विशेष बातचीत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डेविड नाबारो ने कहा था कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में 2.5 साल का वक्त लग सकता है। इसी बीच WHO ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये वायरस HIV की तरह ही दुनिया में मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आए इस बयान ने कई चिंताओं और सवालों को जन्म दिया है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी माइकल रायन ने कहा कि हमें इसे लेकर और तैयार रहने की जरूरत है। संभव है कि कोरोना वायरस हमारे बीच से कभी नहीं जाए। उन्हें लगता है कि इसे लेकर कोई वादा नहीं किया जा सकता कि ये कब खत्म होगा। इसकी कोई तारीख नहीं है। ये बीमारी हम लोगों के लिए लंबे वक्त का संकट बन सकती है। रायन ने कहा कि वायरस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने इस वायरस के साथ जीना सीख लिया है। हमने इसके लिए थेरेपी और बचाव ढूंढ लिए हैं और अब लोग पहले जितना डर महसूस नहीं करते हैं। बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश ने संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश मुलियली से ये समझने की कोशिश की कि WHO की ओर से आई सूचना को वो किस तरह लेते हैं। डॉक्टर मुलियली विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी की बात से सहमत हैं। वे हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट के पक्षधर माने जाते हैं। वो मानते हैं कि लॉकडाउन लगाकर इस वायरस से निजात नहीं पाई जा सकती और इससे निजात पाने के लिए आपको हर्ड इम्यूनिटी की ओर जाना होगा। हर्ड इम्यूनिटी से मतलब है कि वो स्थिति जब किसी जगह की 60% जनसंख्या वायरस के संक्रमित होने के बाद उस वायरस से लड़ने में कामयाब हो गई हो। हालांकि इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से भी मदद मिली हो। हालांकि माइकल रायन HIV और कोविड-19 में जमीन आसमान का अंतर बताते हैं। जैसे कोविड-19 से बचाव के लिए कहीं ज्यादा कदम उठाने पड़ते हैं, इसके प्रसार को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों को लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन HIV को लेकर ऐसा नहीं था। HIV एक दूसरे को छूने से नहीं फैलता है, लेकिन कोविड-19 किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने और छूने से फैल सकता है। ये बात सही है कि कोरोना वायरस की तरह HIV की भी कोई वैक्सीन अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन HIV को लेकर लोगों के बीच एक बेहतर समझ विकसित हुई है। सरकारों से लेकर गैर सरकारी संस्थानों ने इसके लिए दशकों लंबे अभियान चलाए हैं, जो अभी भी जारी हैं। वहीं कोरोना वायरस के मामले में ये सब करना एक चुनौती है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच एक राय बनी हुई है कि इस तरह से जिंदगी आखिर कब तक जी जा सकती है और लोग इसके खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मुलियली बताते हैं कि ऐसे बीमारियों के मामले में एक सामान्य लॉकडाउन वायरस के प्रसार की रफ्तार धीमी कर सकता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इस स्थिति में हमें लोगों के मरने की संख्या को घटाना है और मौतों की संख्या घटाने का बस एक तरीका है कि लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। WHO की ओर से आई इस जानकारी के बाद लोग थोड़े निराश हैं, लेकिन डॉक्टर मुलियली बताते हैं कि अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। वे कहते हैं कि जब जनसंख्या में इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता 60% के आसपास पहुंच जाती है तो कुछ समय के लिए इस बीमारी का संक्रमण रुक जाएगा, लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं। ये उसी तरह हमारे बीच रहेगा जैसे मीजल्स हैं, जैसे चिकन पॉक्स है। ये बीमारियां अब भी मौजूद हैं, बस धीमे धीमे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रही हैं। इसे ही बीमारी का एंडेमिक स्टेज कहते हैं। हालांकि वैक्सीन पर अलग अलग देशों में जोरों शोरों से काम चल रहा है। जानकारी दे रही थी बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान। महानगरों से किसी तरह अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे मजदूरों की तस्वीरें यूं तो हम सब ने देखी हैं, लेकिन उन मजदूरों का दर्द हम में से कितने लोगों ने वाकई महसूस किया है। लॉकडाउन का दंश झेल रहे प्रवासी मजदूरों के इसी संघर्ष को शब्दों में पिरोया है बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी ने, जिसे स्वरबद्ध किया है आपकी अपनी रूपा झा ने। सड़क पर पैदल चल रहे ये लोग कौन हैं, जिनके सवाल और जवाब दोनों मौन हैं। पूछो तो बस भूख, रोटी, डंडे की मार और घर बोल पाते हैं। बिना किसी शिकायत के बस पैदल चले जाते हैं। अधूरी यात्राओं के बीच इकलौता पूर्णवा के लिए हमको घर जाना है साहब। देश की संसद वाली सड़क से गांव की कच्ची सड़क तक मार्च से अब तक ये मार्च चालू है। बच्चों की थालियों में रोटी नहीं, आंधियों की रेत है। गांव में पेड़ की लकड़ी चीर कर लाठी काटी थी। गांव लौटते लोगों की खा
वो लाठी किसने बांटी थी? कितना कहा, दबी जबान में चिल्लाए भी, हमको घर जाना है साहब। खाई लाठी, बोझ लादे पकड़े कान, घुटनों के बल भी रेंगे, बेच के अपना घर जाना है साहब। इक्कड़ दुक्कड़ जैसे खेलों की रेखाओं से बच्चे खैराती गोलों में भागे। खाने को जब कुछ मिला नहीं, तसल्ली खाकर सोए बच्चे बीच नींद में जागे। जो न जागे उनकी नींद को चांद तक रहा था। रेल आकर चली गई, ये जो रोटी बची है साहब, ये कौन तक रहा था? शहरों में बैठ पलायन की आग सेकता हर हाथ खून से सना है। जैसे तैसे गांव पहुंचे तो लिखा था प्रवेश सख्त मना है। न वो शहर अपना हुआ, न अपना हुआ ये गांव। साहब, सड़क पर चलते चलते अब छिल गए हैं पाँव। हमको घर जाना है, हमको बस घर जाना है साहब। और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज कार्यक्रम को तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक यूट्यूब के जरिए हमें आप तक पहुंचाया नूतन शर्मा ने। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। संदीप सोनी के साथ फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। आज 55वां दिन। रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की छूट, लेकिन प्रवासी मजदूरों की हालत जस की तस। हम लोग ऐसे ही पैदल आ रहे हैं, जहाँ हमको मिला पुलिस वाला वहीं लाठी मार के भगा रहा, बोला के कहाँ तुम जा रहे हो? क्या करेंगे, क्या खाएंगे? गाँव नहीं जाएंगे तो गाँव जाने के लिए देता नहीं है, पुलिस मार मार के भगाता। क्या कोरोना वायरस HIV जैसा बन जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आए इस बयान ने कई चिंताओं और सवालों को जन्म दिया है। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार। BBC समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर चीन की भूमिका की जांच चाहते हैं। इस सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन जिनेवा में हो रहा है। सम्मेलन के पहले दिन दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के स्रोत को जानने के लिए एक स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन की मांग की है। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो के मेयर ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी के कारण अस्पतालों में इमरजेंसी की नौबत आ गई है और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की कगार पर पहुंच गई है। साओ पाउलो के मेयर ब्रूनो कोवास ने कहा है कि देश के सभी सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता के हिसाब से 90% तक भर चुके हैं और महामारी के कारण आने वाले सप्ताह में मरीजों के लिए जगह की कमी हो सकती है। ब्राजील का साओ पाउलो शहर कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ अब तक 3000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं।
कोरोना वायरस से पीड़ित यूरोप के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन के नियमों में शिथिलता देने का सिलसिला जारी है। इटली यूरोप का वो देश है जहां लॉकडाउन सबसे लंबा रहा, लेकिन इटली में भी अब बाजार और दुकानें दोबारा खुलने लगी हैं। बेल्जियम में भी स्कूल और म्यूजियम दोबारा खोल दिए गए हैं। जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जापान की अर्थव्यवस्था जिस तरह से पटरी से उतरी है, उससे संकेत मिल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे विश्व युद्ध के समय से भी बदतर हालात का सामना करना पड़ सकता है। इस साल अप्रैल में काम धंधे बंद होने और लोगों की जिंदगी घरों में सिमटने के बाद जापान की सरकार ने 10 खरब डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की थी। अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए जापान की सरकार इस महीने कुछ और उपायों की घोषणा भी कर सकती है। इराक से खबरें मिल रही हैं कि इस्लामिक स्टेट समूह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और किसानों को धमकाने के लिए खेतों में खड़ी फसल में आग लगा रहा है। इराक के किरकुक शहर और दियाला प्रांत में बीती रात गेहूं के कई खेत आग से तबाह हो गए। इराक में इस्लामिक स्टेट हाल के हफ्तों में हरकत में आया है, जहां हिंसा और तबाही की तस्वीरें एक बार फिर नजर आने लगी हैं। जवाब में इराकी सुरक्षा बलों ने भी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में सभी बाजार और दफ्तर कुछ शर्तों के साथ खुल जाएंगे। हालांकि कोई धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कोरोना दिन भर संदीप सोनी के साथ। फेसबुक के साथ बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी इस समय लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे से। भारत में लॉकडाउन का आज 55वां दिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 96,000 से ज्यादा हो गई है। बहुत मुमकिन है कि सरकार जब अगली बार ताज़ा आंकड़े जारी करे, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे भारत में 1 लाख से भी ज्यादा हो जाए। इस बीच प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही न जाने कितने मजदूर आज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उस जगह पहुंचे जहां बसों के जरिए उन्हें उनके घर तक छोड़ने की बात कही गई थी। घटनास्थल से आगे की कहानी बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की जुबानी। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद में। 24 मार्च के बाद से कंट्री में जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं, बहुत सी चीज़ें बदली हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है कामगारों की, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम और उनका पलायन। गाजियाबाद में ये बहुत सारे लोग हमें अभी रास्ते में मिले और जब हमने इनसे पूछा कि ये लोग यहाँ क्या है तो उन्होंने बताया कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये दिल्ली की बुराड़ी के पास से आए हैं। पहले आप लोग साइड में आ जाइए, साइड में प्लीज़, साइड में आइए। रोड पे ट्रैफिक है, किनारे आ जाइए प्लीज़। हाँ, अब ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली जो उस्मानपुर, रास्ते पर उस्मानपुर से। कब चले थे?